नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है और चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर लगातार बैठक की जा रही है। तो वही सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए ताकि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए। यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहां भी सुधार की आवश्यकता रही है वहां हमने सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है। देश भर में बड़ी धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। बीजेपी की ओर से भी जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के पांखू की मां कोकिला कोटगाड़ी मंदिर में आयोजित अखंड रामायण पाठ में मौजूद श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली संबोधित किया। प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम से समस्त उत्तराखंड वासियों को सुख समृद्धि की कामना की। खबर पौड़ी से है, जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्यालय पौड़ी में भी स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। पार्टी कार्यालय में बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत और विधायक राजकुमार पोरी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। बीजेपी की स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ती ताकत और सफलता की कहानी को दर्शाते हुए बताया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ हुआ। हमारे इस दल की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1980 से प्रारंभ ये यात्रा आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार हम देश में मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का काम कर रही है। हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है और हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता के रूप। उत्तराखंड के निजी विद्यालयों पर मनमानी फीस वृद्धि और किसी खास दुकान से किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाते रहे और जिसे लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस तरह की शिकायतों को दर्ज कर उन पर कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती को टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियम यह है कि कोई निजी विद्यालय 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद भी अगर मनमानी फीस, किताब, स्कूल ड्रेस आदि की शिकायतें हैं तो विभाग पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पहले कहा है कि जितने भी निजी स्कूलों की अगर किसी को कोई शिकायत है या लगता है कि वो अपने हिसाब से फीस ले रहे हैं तो हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि अभी तक काफी लोगों ने इस टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायतें भी की हैं और आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने भी काफी जगह जो है संबंधित स्कूलों को बुलाया है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी गार्जियन को अगर कोई शिकायत है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारे सीओ के सामने भी कर सकते हैं, जिला प्रशासन के सामने भी कर सकते हैं।
आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी संभावित आपदा का प्रभावी तरीके से सामना करने और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। एनडीएमए के निर्देश पर चारधाम यात्रा के बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। अप्रैल के लास्ट वीक में विगत वर्ष भी यह मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था। इससे काफी लाभ हुआ था हम लोगों को। प्रयास रहेगा कि चारधाम यात्रा के दौरान किस तरह से हमें परेशानी होती है उस तरह से हम सीन क्रिएट करेंगे और उस तरह की परेशानी आने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में टास्क दिया जाएगा। उस तरह की परेशानी आने पर किस तरह से जनपद का रिस्पांस रहता है वो देखा जाएगा और उसके बाद उनको एक्सपर्ट के द्वारा सुझाव दिया जाएगा कि आपके द्वारा ये काम किया गया था, अगर इसको ऐसे तरीके से करते तो बेहतर हो सकता था। इस बारे में मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक बार एनडीएमए के साथ हमारी बैठक हो गई है। बहुत जल्दी हम जनपदों के साथ में उच्च स्तर की बैठक कराएंगे और मॉक ड्रिल की तैयारियां कराएंगे। हमारा प्रयास होगा कि मॉक ड्रिल हमारे लिए यूजफुल रहे और जनपदों को इसका लाभ मिले। खबर रुद्रपुर से है, जहां बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति के गले में टायर डालने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आम्बेडकर समर्थकों में रोष पैदा हो गया है और समर्थकों ने आम्बेडकर की मूर्ति के नीचे ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व मेयर रामपाल ने रुद्रपुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो वहीं किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने मामले के दोषी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एसपी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि शरारती तत्व की गिरफ्तारी के लिए 2 से 3 टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। कुछ शरारती तत्वों ने सुबह या कल रात को ये छेड़छाड़ करी हमारे अम्बेडकर जी की मूर्ति पर। तो उनका पता लगाया जा रहा है, पुलिस इसमें लगी हुई है। हमने 2-3 टीम बनाई है कि किसने छेड़छाड़ करी है और उसका जल्दी पता लगाकर हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुकदमा भी लिख दिया गया है और तभी हम जो हमारे समाज के लोगों से, सभी समाज के लोगों से बात हो गई है। यहाँ देखिए, भारतीय जननायक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ में छेड़छाड़ की गई है। उनके गले में एक टायर की माला पहना दी गई है और जैसे ही पता लगा है, हमारा पूरा समाज आक्रोशित है। पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है और पूरा समाज मांग करता है कि वो हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ आज एक मांग है कि वो बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में जिस आदमी ने घटिया हरकत की है वो चिन्हित किया जाए, वो पकड़ा जाए। बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के मसीहा है, वो राष्ट्र के जननायक हैं। उन्होंने भारतीय संविधान लिखा है जिससे कि आज पूरा देश चलता है। देखिए, इसमें प्रशासन की कहीं न कहीं ढील रहती है। अब प्रशासन को तत्काल ढूंढ लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। भीमराव अम्बेडकर जी पूरे देश के, किसी एक समाज के, सारे समाज के उनको लोग मानते हैं। संविधान के हमारे निर्माता हैं देश के भाई। अगर उनकी मूर्ति के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तत्काल कार्रवाई हो और ऐसे आदमी को प्रशासन को ढूंढ के पुलिस को लग जाना चाहिए, निकाल के लाना। इसके पीछे भी कोई है तो उसका भी सामने आना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य के सभी अस्पतालों का 1 महीने में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। इसको लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ही निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक की जाएगी और साथ ही आपदा प्रबंधन रणनीति और वर्किंग प्लान पर चर्चा की जाएगी। उसमें ये जानकारी चाहिए गई कि हॉस्पिटल जो हैं, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल,
उनके यहाँ डिजास्टर आने पर क्या प्लान है इसके बारे में देख लिया जाए। तो इस क्रम में हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं सभी अस्पतालों को, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या क्या प्रकार की आपदा आने की संभावना रहती है उनके क्षेत्र में। जैसे भूकंप एक बहुत ही सामान्य सी आपदा है, कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो भूकंप को अगर हम ले लें कि भूकंप आने पर उनकी किस तरह से योजना रहेगी, किस तरह से काम करेंगे, कैसे रिएक्शन लेंगे, उसकी एसओपी बना लें सभी हॉस्पिटल, ताकि जब कभी कोई आपदा आती है तो उसको फिर उस तरह से हम डील कर सकें और किसी प्रकार से नुकसान को हम कम से कम कर सकें। जैसे जल भराव की संभावना कहाँ कहाँ है, जो निचले इलाके में कोई हॉस्पिटल है, अगर वहां बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे पानी भरता है तो किस तरह से योजना होगी। इस तरह से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए क्या क्या संभावना है और क्या उनकी तैयारी है, क्या उनकी एसओपी होगी, उसके बारे में करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में हम लोग सभी को पत्र भेज रहे हैं। अल्मोड़ा हाईवे पर खतरा बनी क्वारब की पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 51 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि जल्द टेंडर जारी कर काम को तेजी से शुरू किया जाएगा और पहाड़ी के निचले हिस्से के लिए पहले ही 17.14 करोड़ रुपए से काम चल रहा है। अब ऊपरी हिस्से का ट्रीटमेंट होगा। बीते 6 महीने में मलबा और बोल्डर गिरने से यह मार्ग खतरनाक बना हुआ है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला यह रास्ता कुमाऊं की लाइफलाइन माना जाता है। ये 17 करोड़ 14 लाख रुपए का टेंडर हमारा अवार्ड हो चुका है और जिस पे काम चल रहा है, जो कि रोड के नीचे का पार्ट है। रोड के ऊपर के पार्ट के लिए 51 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कर दिया है और उसका टेंडर की प्रोसेस चल रही है। कुछ दिनों में उसका टेंडर खुल जाएगा। तो दोनों जगह के काम, एक जगह 17 करोड़ के, एक जगह 51 करोड़ के कामों को तेज गति के साथ करेंगे, जिससे कि क्वारब का जो भूस्खलन है वो रुक जाए। और वहीं पर से हमने एक सामने जो चौसली वाला क्षेत्र है, वहीं से हमने एक रोड नीचे ला के नदी के किनारे किनारे ले जाके, जिसमें एक पुल भी आएगा और 2.5 किलोमीटर का रोड आएगा, उसको स्टेट पीडब्ल्यूडी से हमने कहा है कि आप डीपीआर बनाइए, भारत सरकार उसके पैसे की स्वीकृति कर देगी। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सर्वे रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है। आयोग ने रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में लगातार घट रही बच्चों की संख्या और अध्यापकों की कमी पर चिंता जताई है। तो वहीं रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि प्रदेश के 1149 प्राथमिक स्कूल जो है वो शिक्षक यहां पर नहीं पाए गए हैं। लेकर अब विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दौसौनी का कहना है कि प्रदेश के अंतिम छोर के गांवों से लगातार पलायन हो रहा है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, बहुत बढ़ चढ़कर ग्रामीण अंचलों से हमारे दूरस्थ जो अंतिम छोर के हमारे गांव हैं, स्थानीय हमारे जो अंचल हैं, वहां से पलायन हो रहा है और ये पलायन हर सरकार का सरदर्द बना हुआ है। पलायन की रोकथाम के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए उसमें है रोजगार की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था। ऐसे में ग्रामीण विकास हो या पलायन निवारण आयोग हो, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दी है कि 1149 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। तो बिना शिक्षकों के वो जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं वो कैसे पठन पाठन करते होंगे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारिणी और कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने आगामी हेली सेवाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए शटल सर्विस देने वाली हेली कंपनियों के टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर बुक की जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य प्राइवेट वेबसाइट या फिर निजी प्लेटफॉर्म पर टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग में फ्रॉड या फिर ब्लैक करता है या कोई पाया जाता है करते हुए तो उसके खिलाफ UCADA के सख्त कार्रवाई करेगी और हेली सर्विस की बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू होगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि इसी महीने केंद्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एजेंसी केदारनाथ धाम में होने वाली शटल सर्विसेज को लेकर निरीक्षण करेगी।
सर्विस होती है केदारनाथ जी से, वो तो हमारी जैसे पिछले साल से 3 साल का जो टेंडर था उसी के क्रम में इस बार भी वही कंपनियां शटल ऑपरेशंस करेंगी यहाँ पे। और उसके लिए हम लोग जिस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, जो व्यवस्थाएं हमको करनी होती हैं हेलीपैड पे, और जो कोऑर्डिनेशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ या डीजीसी के साथ, इंस्पेक्शंस वगैरह जो होते हैं, वो सभी अभी कार्रवाई गति में। अच्छा मैम, इसमें अगर हम बात करें वो क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट की कंडीशन थी कि 5% इंक्रीज जो किराए में होता है, अकॉर्डिंगली टेंडर की कंडीशन के अनुरूप उसमें वृद्धि की जाएगी 5%। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब वक्फ के संबंधित परिसंपत्तियों की कोटद्वार में भी जल्द जांच होने वाली है। कोटद्वार में वर्तमान में वक्फ से संबंधित कुल 8 परिसमिति है, लेकिन इनमें से मात्र जामा मस्जिद में ही वक्फ बोर्ड की ओर से मुतवली नियुक्त की गई है और बाकी की परिसंपत्तियों से सरकार की ओर से कोई भी मुतवली नियुक्त नहीं है। संपत्ति संबंधित जो संपत्तियां है वो ठीक ठाक है। अभी यहाँ पर मुतवली सारी संपत्तियों के नियुक्त नहीं किए गए। सिर्फ एक मैं ही मुतवली ऐसा हूँ जो 15-16 में नियुक्त किया है। इसके बाद 17-18 पड़ी है हमारी, 19-20 है, 21 तक है। लगभग 6 संपत्तियां हैं यहाँ पे। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में नगर निगम देहरादून को सर्वाधिक भवन कर प्राप्त हुआ है और नगर निगम की ओर से टैक्स वसूलने के लिए कई तरह की मुहिम चलाई गई थी, जिनका असर लोगों पर पड़ा और छोटे बकायेदारों ने तो खूब बढ़ चढ़कर अपना भवन कर जमा किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि 65 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का भवन कर निगम में जमा किया गया है। नगर निगम ने छोटे बकायेदारों को भवन कर जमा करने के लिए व्हाट्सएप की सुविधा दी थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन नगर निगम को प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष में 2024-25 में नगर निगम को अब तक का सर्वाधिक भवन कर प्राप्त हुआ है और जो टैक्स कलेक्शन को लेकर के मुहिम चलाई गई थी, विभिन्न वार्ड्स में कैंप्स लगाए गए, साथ ही साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुविधा दी गई भवन कर जमा करने की और इससे छोटे बकायेदारों को काफी लाभ हुआ है। इसमें 1 करोड़ की धनराशि केवल व्हाट्सएप के माध्यम से नगर निगम को प्राप्त हुई है और टोटल जो कलेक्शन है वो भी इस बार अगर हम रिबेट भी मिला लें 65 करोड़ से ऊपर की धनराशि है। खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने क्रॉस कंट्री दौड़ और हॉकी और फुटबॉल के मैत्री मैच के विजेताओं को सम्मानित किया। यह आयोजन खेल विभाग की तरफ से पेवेलियन ग्राउंड में किया गया था। समापन अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर तो अपना नाम रोशन कर दिया है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाने की तैयारी में जुटा हुआ है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2036 के ओलंपिक के लिए हमने कम से कम 40 एथलीट तैयार करने की प्लानिंग की है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। निश्चित रूप से आज ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व भर के खिलाड़ियों के लिए एक विशेष दिन है कि आज इस खेल भावना के साथ पर पूरा विश्व एकत्रित होता है। निश्चित रूप से ये इस खेल और खिलाड़ियों की महत्ता को बताने वाला दिन भी है। आज परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खिलाड़ियों के साथ में सेलिब्रेट किया, जहां हमारे खिलाड़ियों ने क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया, जहां पर हमारे छात्रावास में रहने वाले बच्चों ने मैत्री मैचेस, चाहे वो फुटबॉल के हो, हॉकी के हो, वो भी खेले और हमारे भी बच्चे जो लगातार वहां पर प्रैक्टिस के लिए आते हैं, उन बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। निश्चित रूप से खेल जो है वो जोड़ने का काम करता है और निश्चित रूप से खिलाड़ी जो है वो कई राज्यों को, कई देशों को जोड़ने का काम करते हैं और मैं समझती हूँ कि इसी प्रकार से खेल और खिलाड़ियों को जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रोत्साहन मिल रहा है। पौड़ी क्षेत्र शहर की देवप्रयाग रोड पर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर अंचरी खाल में चैत्र नवरात्रि का समापन कन्या पूजन और हवन के साथ हुआ।
इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा से सुख समृद्धि और शांति की कामना की। तो वहीं मंदिर परिसर में 26वां वार्षिकोत्सव मेला और भंडारे का आयोजन किया गया। दक्षिण खाल की ऐतिहासिक और पुरातन मंदिर में जो मां वैष्णो माता के लिए समर्पित है, इस मंदिर के पावन पवित्र प्रांगण कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान को याद करते हैं। इसी निमित्त 9 दिन तक आप लोगों ने व्रत पूजा पाठ करी और माता को मनाने का प्रयास किया। 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं, 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं। तो माताएं बहनें व्रत रखती हैं, बड़े अनुष्ठान, बड़ी उसमें कठिनाई के साथ व्रत रख रही है और उस लास्ट में उसका उद्यापन करती है। बीजेपी ने संगठन पर्व के तहत बीजेपी प्रदेश में मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर चुकी है। अब सभी की निगाहें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का करा सकती है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि बीजेपी ने मंडल और जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्र का अलग शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के तहत जगह बनेगी और सही समय आने पर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। और इस लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रथम चरण में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया, उसके बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया और प्रांतीय अध्यक्ष का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें प्रांतीय परिषद के लिए कार्यकर्ताओं का को बनाया गया। अब मुझे लगता है कि जैसा केंद्र का शेड्यूल अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार से निर्धारित हो रहा है, हरिद्वार में होम्योपैथी को बढ़ावा देने और अपने देश और शहर के लोगों की सेवा के लिए एक युवा डॉक्टर सक्षम अग्रवाल ने हरिद्वार में सिंगल होम्योपैथी क्लिनिक के नाम से अपना क्लिनिक खोला है, जिसका उद्घाटन नगर विधायक मदन कौशिक, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर और शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महामंडलेश्वर दर्शन भारती ने किया। इस अवसर पर हरिद्वार नगर विधायक मदन कौशिक और ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि लंदन से डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर सक्षम अग्रवाल ने रोगियों की सेवा करने का संकल्प लिया। निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। तो वहीं डॉक्टर सक्षम अग्रवाल ने कहा कि सर्जरी को छोड़कर होम्योपैथी सभी बीमारियों के उपचार से सहायक है। ये एक होम्योपैथी एक महत्वपूर्ण पैथी है। एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, उसमें आज हमारे डॉक्टर साहब सक्षम अग्रवाल जी ने एक अपने पढ़ाई पूरी करके इन्होंने लंदन से मास्टर डिग्री प्राप्त की है और उसको करने के बाद हरिद्वार में लोगों की सेवा करने का एक व्रत लिया है। तो आज इनके इस जो इन्होंने समाज के लिए एक बहुत बड़ा व्रत लेकर यहाँ काम किया है, उसका उद्घाटन हमारे ज्वालापुर के विधायक जी रवि बहादुर जी। एलोपैथी का एक बेहतर विकल्प होम्योपैथी हो सकता है। इस प्रकार से ऐसे कई रोग हैं जिनका एलोपैथिक में इलाज ही नहीं है, उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में ही है। देखो, ऐसा कई चीजें होती हैं कि आपके किडनी स्टोन हो गए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो गए, जो आज की टाइम पे एक सामान्य नागरिक ग्रसित है जिन बीमारियों से, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। हरिद्वार के ग्राम इब्राहिमपुर में एक केमिकल प्लांट में जबरदस्त आग लग गई और आग इतनी भयानक कि दूर दूर से धुएं का गुब्बारा आसमान में उठता देखा जा सकता है। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने के वक्त फैक्ट्री के अंदर 3 लोग मौजूद थे जो अब तक बाहर नहीं निकल पाए।
आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन केमिकल फैक्ट्री होने के चलते हालात और भी खतरनाक बन गए हैं। लालकुआं में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने एक तस्कर को रोडवेज बस से नशीले इंजेक्शन लाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 10,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ये इंजेक्शन बहेड़ी बरेली निवासी रिहान और मुस्तफा से खरीदे थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। एक संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सुभाष नगर बैरियर पर रोडवेज की बस से एक व्यक्ति से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। मोहम्मद अकरम नाम का ये अभियुक्त है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ये जेल जा चुका है। 3 इस पर अन्य अभियोग भी पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला